नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है। इससे पहले मैंने आपको भाईंदर से उन लोगों से मुलाकात कराई है जिन लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से या समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को एक स्थान पर विराजित किया है। समय समय पर आपको हम मिलाते रहे। इस बार हम पहुंचे हैं अमजद शेख जी के पास। अमजद शेख जी एक नगर सेवक हैं इस समय, और उनकी राजनीति में कहीं कोई दल नजर नहीं आता। उनकी समाज सेवा में आपको कहीं सत्ता के साथ चलने वाली नीति नजर नहीं आएगी। लेकिन अमजद शेख है कैसे, आखिर उनकी नीतियां, उनके काम, उनके काज और अब तक के उनका समर्पण रहा कैसा, यह सब हम सब कुछ जानेंगे सीधी बात के कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले देखिए उनका एक छोटा सा क्लिप। आप इस क्लिप में जान जाएंगे कि अमजद शेख का स्वभाव कैसा है, अमजद शेख के बारे में लोगों की राय कैसी है, और अमजद शेख ने राजनीति आखिर कब और कैसे शुरू की थी। इस 1 मिनट की वीडियो में थोड़ा सा आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद हम सीधे चलेंगे सीधी बात के कार्यक्रम में और मिलेंगे अमजद शेख से, सीधे सवालों और जवाबों के से उनसे मुलाकात करेंगे बस थोड़ी देर में। भाईंदर उत्तर नगर का नगर सेवक, नाम है अमजद शेख। अमजद शेख ने उस वक्त समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए थे जब लोग खेलने कूदने पे अपना समय बर्बाद किया करते हैं। अमजद शेख ने न सिर्फ अपने पिता के बताए हुए रास्ते को अपनाकर अपने आप को समाज सेवा के क्षेत्र में उतार दिया था, बल्कि मौलाना के बताए हुए शिक्षा को मानते हुए एक हाथ से 2 लेकिन दूसरे हाथ को पता न चले, इस नीति को भी अपनाकर चलते रहे। अमजद शेख ने सदा ही उन लोगों की सहायता की जिन लोगों को कभी भी सहायता के लिए कई हाथ आगे नहीं आए या कई लोग आगे नहीं आए। उन हारे और उन लोगों की आवाज को उठाने में, उन लोगों की मदद करने में अमजद शेख ने कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। तभी तो 250 से अधिक ऐसे मरीज जिन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में असमर्थता होती थी, उन लोगों को जो सक्षम है, वहां पर अमजद शेख खड़े हुए। अमजद शेख की काबिलियत और अमजद शेख के नेक दिल ने उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया और उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए सहायता भी की। अमजद शेख की इस रवैये के कारण ही जिस प्रकार से लोगों के बीच में मेल मिलाप और लोकप्रियता हासिल उन्होंने की, उसका नतीजा ही रहा कि आज अमजद शेख नगर सेवक पद पर आश्रित हैं। और नगर सेवक रहते हुए भी आज भी वही स्वभाव, वही नीति, वही कर्तव्य और वही कामकाज जारी है। लेकिन अभी संघर्ष बाकी है, अभी लोगों के लिए काम करना बाकी है। वो देखते हैं कि सीधी बात के कार्यक्रम में आखिर किस काम को लेकर अभी भी व्याकुल हैं। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। थोड़ी देर पहले आपने एक छोटा सा क्लिप देखा। इस क्लिप में आप समझ चुके होंगे कि आखिर अमजद शेख है क्या चीज। आइए हम मुलाकात करते हैं सीधे अमजद शेख से। जी नमस्कार। होता क्या है, राजनीति में उतरने वाले अक्सर लोग, बहुत उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। मन में होता है स्वार्थ के लिए पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच, माला, तालियां उनको चाहिए राजनीति में उतरकर, और जनसेवा कहीं दूर चली जाती है। जब आप राजनीति में उतरे तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या था? क्या यही सब कुछ कि मंच मिल जाए, तालियां मिल जाए, लोगों के वोट मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए और उस सत्ता से कहीं ना कहीं सही या गलत करके हम पैसा कमाकर राजनीति में जमे रहे? क्या इसीलिए या कुछ और? नहीं सर, वैसे तो नहीं है। राजनीति में उतरने के लिए मुझे मेरे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारी जनता की कुछ समस्या है, उसके लिए मुझे इस मंच पर आना पड़ा। किस सन में आप आए थे? मैं तो लगभग नहीं तो कम से कम 15-16 साल से मैं इस राजनीति कैरियर में हूँ। आपने इस 15-16 साल के राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते कभी आपने कोई दल क्यों नहीं पकड़ा? ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना शिवसेना, ना राष्ट्रवादी, क्यों नहीं कोई दल? सर ऐसा है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। कोई मुकम्मल एक ही पार्टी हमेशा नहीं आ रही है। कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस है, कभी शिवसेना है, कभी राष्ट्रवादी है। तो मेरा ऐसा रहा कि मेरा वैयक्तिक संबंध, मैं एक सोशल वर्कर था पहले, नगर सेवक बनने से पहले मैं एक सोशल वर्कर था। तो सोशल वर्कर में मेरे को कभी किसी सरकारी अस्पताल में किसी पेशेंट को लेके जाना पड़ता, या कुछ पुलिस स्टेशन का मैटर रहता, या कोई कोर्ट कचहरी का रहे, ऐसे कुछ भी मामले में रहे, तो मेरे को जिस समय जो आमदार खासदार जो रहते हैं, मैं उनके पास जाके लोगों की समस्या लेके जाता था और उनका निवारण करके आता था।
तो इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस इतना तक की था कि मुझे समाज सेवा करनी है। दल कांग्रेस खराब है, भाजपा खराब है, सब ठीक है, सब खराब है और आपको कोई पसंद नहीं आता? खराब तो नहीं बोलूंगा मैं, मगर मेरे को जमता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं जमता? भाजपा क्यों नहीं जमती? कांग्रेस क्यों नहीं जमती? राष्ट्रवादी भी नहीं जमती, शिवसेना भी नहीं जमती, जमेगा कौन फिर? इसके पहले तो मैं राष्ट्रवादी में था सर, राष्ट्रवादी में था, हमारे खासदार संजू नाइक थे और आमदार गिलबर शेठ थे, मगर मैंने फिर छोड़ दिया वो, कि जितनी हमारी लोगों की और हमारे समाज की, मुस्लिम समाज की, मैं यहाँ का समाज का अध्यक्ष भी हूँ, जमात का पटेल भी हूँ, और बाली शाहपीर हमारी इधर दरगाह है बहुत बड़ी, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ वर्किंग कमेटी का। तो जो हम लोगों की समस्या जो होना चाहिए था हम लोगों के लिए, एक हम लोग अल्पसंख्यक समाज है मुस्लिम, जितना हम लोग को सपोर्ट चाहिए था उतना हम लोगों को मिला नहीं, इसलिए थोड़ी नाराजगी की वजह से मैं फिर किसी भी पक्ष को मतलब पकड़ने की मेरी इच्छा ही नहीं रही। आज सबसे ज्यादा अगर नाराजगी है किसी दल से तो आपके नजर में कौन सा? अभी तो जिसके लिए मैंने तो किया था राष्ट्रवादी के लिए किया था, राष्ट्रवादी, कांग्रेस के लिए उतना नहीं किया, कांग्रेस में तो अभी आया हूं मैं। राष्ट्रवादी के लिए बहुत किया हमने, 7-8 साल हमने जद्दोजहद किया, उसमें 2 इलेक्शन होंगे संजू नाइक जी के, इसमें के एक जीते वो एक हारे, और एक गिलबर शेठ आमदार थे, वो भी तभी भी हमने बहुत किया, मगर उन लोगों के लिए जितना हमने किया उसका प्रतिशत हमको उतना हमारे समाज के लिए, हमारे लिए मिला नहीं, इसलिए आप नाराज थे? इसके लिए हम नाराज थे। कांग्रेस से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए? नहीं, कांग्रेस से अभी तालमेल जमा है, अभी तक कोई उनसे काम नहीं दिया हूँ कोई। इसलिए कोई विचार होता है ना कि नहीं हम इसलिए जुड़े हैं आपके साथ, वो किस लिए? वो इसके लिए सर कि देखो मुजफ्फर हुसैन साहब जो है वो एकदम क्लीन चिट आदमी है, और वो पसंदीदा इंसान है कि चलो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और काम से मतलब रखते हैं, उनके अंदर दूसरे नेताओं की तरह मैंने नहीं देखा गोलमोल बातें वगैरह, जो भी रहेगा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा मेरा स्वभाव है कि मैं भी जो बात करनी स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और मैं जो भी बात करता हूँ समाज के हित में बात करता हूँ, और मेरे पर्सनल वैयक्तिक के लिए मैं कभी किसी के पास नहीं जाता। जितना भी होता है सामाजिक समस्या, गाँव की समस्या, सब यही समस्या के कारण मैं जाता हूँ। आपको कांग्रेस से इसलिए पसंद आई क्योंकि आपको मुजफ्फर हुसैन जी का स्वभाव अच्छा लगा, उनके कारण ठीक है। अब तक आपने 15-16 साल की आपकी राजनीति में जनता के लिए कितना किया? कौन कौन से ऐसे काम किए जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ आपको संतुष्टि मिलती है और जनता भी मानती है? वो कौन कौन से काम थे? सर मैंने तो नायर हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटलों की तो मैंने खाक छान डाली है। शताब्दी हॉस्पिटल जो बोरीवली का है, ब्लड बैंक, मतलब मेरा सबसे पहला मोटिव था सोशल वर्क में कि किसी के काम आना, किसी बीमार के काम आना। तो उसके लिए हम लोग गांव में, हमारे इस उत्तन गांव के लोग भी इतने अच्छे हैं कि मैं मतलब अगर किसी के लिए कोई गरीब है, उसको समझो डॉक्टर ने बाहर किधर 3-4 लाख 5 लाख का खर्चा बोला है, तो केम में सेटिंग कर लेता था, कोई आमदार खासदार के पास जाके, कोई महापौर के पास जाके कि ऐसा ऐसा हमारे गांव में पेशेंट है, गरीब है, हम लोग डोनेशन जमा करेंगे और उसके लिए हम लोग जो भी खर्चा छोटा मोटा लगेगा हम लोग करेंगे। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत अनगिनत मतलब 200-250 के आसपास लोगों के हम लोगों ने इलाज करवाए। यहाँ पे खाली मुस्लिम समाज के लिए नहीं करता हूँ मैं, अदर समाज, हमारे इधर ईसाई समाज है, कैथलिक समाज है, कोली समाज है मच्छीमारों का, और हिंदू समाज है, सभी के लिए हम लोग यहाँ गणेश उत्सव भी साजरा करते हैं अच्छे धूमधाम से। उसके बाद हमारा यहाँ क्रिसमस का त्यौहार होता है। हमारे बहुत सारे यार दोस्त, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में पला बड़ा हूँ, इधर ही पढ़ा हूँ, सेंट जोसेफ स्कूल हमारी मराठी मीडियम है, उसी में पढ़ा हूँ। तो यहाँ के सारे लोग, हमारा एक कल्चर है यहाँ का, सभी जाति धर्म मिलकर यहाँ पर रहते हैं, और सभी के समस्याओं के लिए, और सभी के किसी के जो भी इंसान आता है मेरे पास किसी भी धर्म का, गरीब तबके का, कि मुझे मदद की जरूरत है, तो उसके लिए हम आधी रात को खड़े होके। एक अच्छी बात ये निकली यहाँ पर, आप लोग दर्शक भी ध्यान दें कि यहाँ पर एकता पर बहुत बल दिया जाता है, न किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कभी कोई काम नहीं होता, एकता के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ काम होता है। खैर अगला सवाल मेरा आपसे कि आखिर अब क्या करना चाहते हैं? एक होता है ना कभी कभार सत्ता में जब आप नहीं होते हैं तो सत्ता के लोग आपको काम करने से रोकते हैं। सही बात। तो इन सब चीजों पर आपको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या करना चाहते हैं वो जरा बताइए। सबसे पहला सर, हमारे इधर जो नल कनेक्शन का जो काम चालू है, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा डीप जाना है कि वो 20-25 साल हो गए ग्राम पंचायत के टाइम से जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, वो पाइपलाइन बहुत जूनी हो गई है। तो उसके लिए मैंने हमेशा लेटरबाजी की है, बहुत बार करस्पॉन्डेंट किया है, मगर उनका हमेशा यही जवाब रहता है कि फंड नहीं है, म्यूनसिपैलिटी में फंड नहीं है।
तो मैं आपके माध्यम से दीक्षित सर मैं बताना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर के आयुक्त को ये संदेशा पहुंचे कि जहां जहां भी जूनी पाइपलाइन ग्राम पंचायत की समय की हो, चाहे वो उत्तन हो, चाहे भाईंदर हो, चाहे मीरा रोड हो, मेरे वार्ड में भी इतनी समस्या है सर कि 80-80 घंटा पानी नहीं आता उन लोगों को। वो 80 घंटा बेचारों को पानी नहीं आता है। वो हमको बोलते हैं कि हमने आपको चुन के दिया है, आप हमारे लिए कुछ करो, मगर हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अगर एक टैंकर की आपने बात नहीं की आयुक्त से? आयुक्त के पास सर हमने लेटर कम से कम मेरे कितने 8 लेटर अभी तक जा चुके हैं। आपने यहाँ से में जो पहले गीता जैन थी, अब तो खैर मेहता जी हो गई हैं, श्रीमती मेहता जी, तो क्या भी उनसे बात नहीं की आपने इस विषय पर कि ऐसा वो प्रयास करें और आयुक्त जी से मिलकर वो भी कहें कुछ? सर वैसा प्रयास तो मैंने नहीं किया, मगर उनके लिए मैंने CC2 प्रत जो होती है, जो लेटर के ऊपर आप उन महापौर को भेजते हैं, आमदार को भेजते हैं, अपने यहाँ के लोकल, उन लोगों को मैंने सबको प्रत भेजी है, मगर उसके ऊपर से कभी विषय में चर्चा नहीं हुई। क्या आपको इस बात का दुख नहीं है कि सत्ता में रहने वाले लोग, आप जैसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आपके हिसाब से इस दुख का कारण क्या है? वो ध्यान नहीं देते हैं, मतलब ये चीजें वो लोग ध्यान नहीं देते, आपको क्या लगता है क्या कारण है कि वो लोग ध्यान नहीं देते? अब सर समझ में नहीं आता क्या कारण है, ये तो अभी वही लोग बता सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है कि वो क्यों नहीं काम करते, जो कि ये जनता का काम है, मेरा वैयक्तिक इसमें एक भी काम नहीं है। जी जी। ये पाइपलाइन बिछाएंगे तो पानी का फोर्स अच्छा आएगा, लोगों को पानी मिलेगा। कि देखो आप अभी तो ये भी करते हैं, हर शुक्रवार या गुरुवार के दिन नल कनेक्शन में मतलब बंद भी किया जाता है, पानी पुरवठा बंद रखता है एक दिन। तो कोई अभी बीच में इतने होर्डिंग लगे थे कि एक आमदार बोलता है कि मैंने 350 MLC पानी लाया, दूसरा आमदार बोलता मैंने लाया 350, तीसरा आमदार बोलता मैंने 350 लाया, तो ये कुल मिला के हो गए 1000 MLC। तो 1000 MLC पानी किधर चला गया? अभी भी अगर नल कनेक्शन चालू है तो 95 का अगर वो पुरावा उसका है कि ये घर पे मैं 95 से रहता हूं तो ही उसको पानी मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। तो ये मतलब पानी के अंदर किधर तेरी जादभेद है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी एक ऐसी चीज है कुदरत की, पानी और लाइट के लिए किसी को मना नहीं कर। आप टैक्स देते हो, अब वो आदमी आपका टैक्स भरता है, तो टैक्स भरता है तो उसको आपको मूलभूत गरज है, उसका अन्न वस्त्र निवारा ये मूलभूत गरज है, आपको उसको मुहैया करवाना ही पड़ेगा। आप उसमें 95 94 करके क्या मतलब है? वो टैक्स पेयर है, उसको आप नल कनेक्शन दे दो, आप उनका डिटेल ले लो, पैसा ले लो, ऑफिशियली जो लगता है चार्जेस है वो लेके आप उनको नल दे दो। अच्छा, आप इतनी बार आप अपने कहा 7-8 बार आप बात कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे अमजद शेख का क्या कदम होगा? वैसे ही चिट्ठी लिखते रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे? अभी तो हम लोगों ने एक सोसाइटी का ग्रुप बनाया है, मेरे वार्ड के लोगों का, सारे बिल्डिंग के सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और कोई 2-4 मेन ऐसा पकड़ के मेरे एरिया में कम से कम 200-250 बिल्डिंग है, तो हमने सबका ऐसा एक ग्रुप बनाया है और ग्रुप बना के व्हाट्सएप ग्रुप किया है। अभी हम लोग की बात चालू है कि अभी लेटरबाजी बहुत हो गई। अभी एक अपने को लगता है कि अभी फिलहाल एक नगर पालिका के सामने जंगम साहब करके एक पत्रकार है, उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, तो उनको देख के मैं भी प्रेरित हुआ हूँ और मैंने कहा कि भी देखो बात नहीं समझ में आ रही है आयुक्त के और कुछ पदाधिकारियों के, तो अपने को भी अनशन पे बैठना पड़ेगा और अपनी पाइपलाइन जो है बदली करानी पड़ेगी। यानी कि हम ये माने कि आप ये संकेत दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इस इंटरव्यू के बाद में भी अगर बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन या अनशन आंदोलन भी करना पड़े, आंदोलन करेंगे, आंदोलन से बात नहीं बनी तो अनशन पे बढ़ जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा कि खैर इतने लोगों के लिए कोई नगर सेवक इस तरह के मुहिम लेकर चल रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है वर्तमान सरकार क्या ठीक ढंग से काम कर रही है? चाहे वो आपके MLA को देखते हुए हो, चाहे आपके वो खासदार को देखते हुए हो, क्या आपको लगता है उनको देखते हुए उन्होंने उस तरीके से काम किया है जिस प्रकार से जनता ने उनको वोट देकर वो आशा जताई थी? देखिए सर, खासदार साहब के पास तो मैं कभी गया नहीं किसी काम को लेके अभी तक। हाँ, आमदार साहब जो है नरेंद्र मेहता साहब, इनके पास मैं 2-3 काम लेकर गया था, उसमें से उन्होंने मेरे 2 काम उन्होंने कर दिए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, 2 काम उन्होंने कर दिए और कामों का उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये पीरियड में करके दूंगा ऐसा। तो अभी हम लोग फिर एक डेलीगेशन हमारा सभी समाज के, हमारे इधर 5 हमारी समाज है, 5 समाज के हम लोग के मुखिया लोग हैं, हम लोग की सबकी बैठ के मीटिंग हुई है कि अभी फिलहाल स्टैंडिंग आमदार वो है, तो पिछले साल भी हमारे कुछ समस्या थी उनके पास गए थे तो उन्होंने दूर करी और ये टाइम भी हमको उनके पास जाना है कुछ समस्या लेकर, तो उसके बारे में हम लोग का भी डिस्कस है 1-2 दिन के बाद। काम किए इस प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से होना चाहिए था उतना तो नहीं किए, मगर जो नहीं होता था काम, जो किसी ने भी नहीं किया वो काम उन्होंने करके दिया। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आने वाले समय में उनके काम को देख के वो रिपीट हो सकती है? केंद्र की और इनकी तो मैं बात करूंगा तो वो तो शायद नहीं आएगी, मेरे को ऐसा लगता है,
जो अभी कांग्रेस का परचम लहराएगा, मगर यहाँ का जो है, यहाँ के एमएलए को टफ बहुत है, यहाँ के एमएलए के काम के हिसाब से टफ बहुत है यहाँ पे। राहुल गांधी ठीक से कर पाएंगे फाइट नरेंद्र मोदी से? हाँ, कर तो पाएंगे, पहले में और अभी में। पप्पू कहते हैं नहीं सर, देखो वो बड़े लोग रहते हैं ना, तो उनको अभी कुछ लोग बड़े नेता जो रहते हैं उनको कोई पीछे से कुछ भी बोलता है। और ये देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा होगा जिसका मैं भी बचपन से, मतलब जब उम्र भी नहीं थी तभी से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, मगर आज तक का मैंने ना आडवाणी जी के बारे में कभी गालियां सुनी है, ना मैंने ठाकरे साहब के बारे में कभी गालियां सुनी है, ना मैंने शरद पवार जी के साथ में गाली सुनी है, ना राहुल जी के लिए गाली सुनी है, ना मनमोहन सिंह जी के बारे में। जितनी गालियां इस देश के प्रधानमंत्री को छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा, दूसरे कास्ट का, जैसे अपने 3 समाज के लोग हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंगों को भी मैंने गालियां देते हुए सुना है, नेट पे, टीवी पे, सब जगह पे। मैंने मतलब क्या मालूम क्या ऐसा इतना उनको लोग गालियां देते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं। नोटबंदी के बाद में व्यापारियों की हालत पर क्या कहना चाहता है? सर आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में, नोटबंदी के बाद तो मेरे जैसा भी एक छोटा मोटा व्यापारी भी तकलीफ में है, तो मैं तो समझता हूं कि जो मुझसे छोटे होंगे वो तो बेचारे और हाल एकदम ही बेहाल हो जाएंगे वो लोग तो। जी, मतलब कहीं ना कहीं भारत के रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई। एकदम सर, अर्थव्यवस्था एकदम टूट गई है पूरी तरह से, एकदम मतलब पूरी तरह से बौखला गई है अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक सवाल मैं आप पर करता हूँ, इसके बाद थोड़ा आखिरी होगा। जब आपने कहा कि आपकी उम्र नहीं थी और आप राजनीति में या समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि पारिवारिक कैसा था माहौल? पिता ने क्या कहा आपसे कि बेटा चल पड़ा उस रास्ते पर जहां पर जनता के दुख दर्द दिखते थे? बड़ा, क्योंकि आपने भी अपनी जिंदगी में एक समय संघर्ष देखा होगा, उस समय गरीबी देखी होगी, और वहां से लेकर, तो मैं थोड़ा वो दौर जानना चाहता हूं, और वहां से लेकर यहां तक जरा बताइए कि आपने इतना इतना सब झेला देखा, उसके बाद पिता ने या आपको लगा कि इस रास्ते पर चलना चाहिए, वो आया आपके? मेरे पिताजी तो सर इस गांव में कपड़ा सीने का काम करते थे, टेलर थे, जिनको मराठी में शिंपी बोला जाता है, वो शिंपी थे। और मेरे पिताजी बहुत एक हार्ड वर्कर इंसान थे। उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली है, बल में बल अपना बल, दूसरे का बल चूल्हे में जल। मेरे पिताजी की यही बात पकड़ के, और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम समाज से, हमारे में दूसरों की मदद करना ये एक इबादत के तरीके से होता है। इसके लिए मेरे जो टीचर थे, जो हमें अरबी पढ़ाते थे, जो मेरे फादर है, मौलाना है हमारे, वो मौलाना आज भी मेरे साथ है। आज 25 साल हो गया, वो आज भी मेरे साथ है, और उनकी मार्गदर्शन पे मैं ये समाज सेवा का जज्बा लेके उतरा, सोशल एक्टिविटीज लेके उतरा। उन्होंने कहा बेटा किसी की मदद कर देगा तो अल्लाह इसका अजर अच्छा देगा। तो बस वही दिमाग में रख के मैं सर जितना हो सकता लोगों के लिए, जितनी मेरी औकात, जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी ताकत बनती थी, मैं करते चला आया और आगे भी करता आऊंगा। जब आपके पास एक गरीबी थी और पिताजी टेलर थे, उस समय कोई ऐसा दौर जब आपको लगा कि ये दिन किसी और को न दिखाया, आपने देखे? ऐसा सर तो नहीं दिन दिखा मैंने। हमारे पिताजी टेलर थे, तो ये पूरे गांव में एक ही दुकान थी यहाँ पे। अच्छा। अभी समझो 50-60 दुकान हो गई है टेलर की, पहले एक ही दुकान थी। तो उतना पिताजी तो कमा लेते थे कि चटनी रोटी हम लोग अपना खा के मतलब रह जाते थे। और सभी 5 भाई है हम लोग और 2 बहनें, सबको पिताजी ने पढ़ाया। 2 जन हमारे भाई बहन में जरा मतलब कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों का उतना पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था। और बाकी हम 3-4 भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ने में होशियार थे, थोड़े बहुत थे, चलता था, काम चल गया। और उसके आज ये नतीजा है कि हम लोग आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरा, ये संदेश आपकी तरफ से उन लोगों को जो कभी अपनी जिंदगी में हार मान लेते हो और आगे बढ़ने से पहले रुक जाते हो, और समान बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप इसमें स्वच्छ भारत अभियान पर चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ भी, एक संदेश आपकी तरफ से कि लोग सुने और वो जाने कि अमजद शेख ने कोई संदेश दिया था, उसे मानना चाहिए और चलना चाहिए उस पर? मैं तो लोगों से अभी एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि देखो आने वाले इलेक्शन में खासदार का भी इलेक्शन है, आमदार का भी इलेक्शन है। मैं तो ये कहूंगा कि अपने अपने एरिया में जो समस्या है, हर समाज के लोग इकट्ठा हो और अपने गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करें कि भाई हमारा ये काम है। इलेक्शन होने के बाद तुम चले जाओगे दिल्ली और फिर तुम ना फोन उठाते हो ना फिर मिलते हो गरीब लोगों को। जब इलेक्शन आता है तभी हर कोई नेता आता है, वो हर किसी का है, हर पार्टियों का यही हालत है। तो इसके लिए ये अभी समय है, यही वक्त है कि जिसका इलेक्शन है उससे काम लिया जाए। पहले काम करके दिखाओ, फिर हम तुमको वोट देंगे। ये मेरे तरफ से ऐसा लोगों के लिए एक अपील है और कहना है ऐसा। धन्यवाद, आपने समय दिया। आज लगभग सारी बातचीत में एक बात तो सामने आई
कि हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करने वाला अमजद शेख चाहता है कि जनता के लिए वह काम किया जाए जो अब तक किसी ने नहीं किया, चाहे वो पाइपलाइन की बात हो जो बहुत दिनों से खराब पड़ी है। पानी आने में लोगों की समस्या है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो है जल, बिजली, पानी, कहीं ना कहीं सड़क, ये सब बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं और यही अगर नहीं पूरी होंगी तो होगा उसके लिए आंदोलन या अनशन, ये भी बताया अमजद शेख ने। आज पूरी बातचीत में एक बात और नजर आई कि अगर आदमी के अंदर हिम्मत और हौसला है तो वो आदमी कुछ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अमजद शेख उसका उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक बात पहुंचे जो अपने हौसले को गिराकर बैठ गए। धन्यवाद, नमस्कार।